ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे चैप्टर 5, चैप्टर 5 ना। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग तरीके से आज आपका चैप्टर का जो है इंट्रो है, क्योंकि तैयारी नहीं कर पाई हूँ मैं, है ना, तुरंत क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। क्या है चैप्टर का नाम? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जनरेशन टू जनरेशन वाइज मैम जनरेशन टू ये ना प्रोसेस जनरेशन होता है। कैरेक्टर्स पास होना। यस यस यस, देखो इनहेरिटेंस का मतलब जनरल वे में भी इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई चीज पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही है। जैसे अगर फादर ने कोई अच्छा काम किया है तो वो पास हो रहा है, फादर ने कोई कर्ज लिया है तो वो पास हो रहा है ना। तो वैसे ही इनहेरिटेंस बायोलॉजी में क्या है कि आपके ट्रेड्स पास हो रहे हैं। फादर के अंदर कुछ कैरेक्टर है, आई कलर है, हाइट है, हेयर का कलर है, स्किन का कलर है ना, कुछ ऐसी हैबिट्स है वो पास हो रही हैं, कुछ डिजीज है वो पास हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो उसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे पास होते हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, कैसे एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो आप बोलते हो अरे रे ये तो मम्मी पे गया है, ये तो पापा पे गया है ना, इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंख ऐसी है। आप लोग जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, बिल्कुल आप उसका इनहेरिटेंस करना शुरू कर देते हो, है ना, निकालना यस शुरू मैम। कर देते हो। तो बस बच्चे, और वो चीज कैसे हुई हम तो सिर्फ बस निकालते हैं कि अच्छा ये तो मम्मी जैसा लग रहा है, ये पापा जैसा लग रहा है, इसकी आंखें मेरे जैसी, ये सब करते हो। लेकिन एक्चुअली ये चीजें होती कैसे हैं, इसके पीछे क्या क्या रूल है, क्या प्रिंसिपल है, क्या नियम है, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज लिटिल और स्लाइटली चेंजेस। ठीक है, एक बच्चा बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं लगता, दो भाई बहन बिल्कुल सेम नहीं लगते, थोड़ा ना थोड़ा उनके जीन में डिफरेंस होता है, वो थोड़ा ना थोड़ा कुछ यूनिक कैरेक्टर लेकर के आता है। बोलते हैं ना कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, है ना, हम यस सभी यूनिक है, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं। जो अगर जो ट्विंस होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग हो जाते हैं, टंग प्रिंट्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो लिटिल वेरिएशंस हैं ये क्या है? ठीक है, तो और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन आता है, थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से ही, लिटिल चेंजेस से ही इवोल्यूशन आता है। बच्चे बहुत बड़ी बात है, बायोलॉजी का ये टर्म है, यही आपको क्या सिखाता है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप चेंज करते हैं अपने डेली रूटीन में, थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या होता है एक दिन आपके लाइफ में क्या आता है? इवोल्यूशन आता है ना। लिटिल वेरिएशन लीड्स टू अ बिग इवोल्यूशन। ओके, ठीक है, चलो यस गुड। मैम। हाँ, तो अब हम देख लें इस चैप्टर का वेटेज क्या है। हमेशा की तरह क्या लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हमने पढ़ लिया भाई, वेटेज क्या है? देखो इस चैप्टर से ना 3 से 4 क्वेश्चन बन जाने की उम्मीद रहती है, 3 से 4 क्वेश्चन के। ठीक है, और अभी क्या है, ज्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन किससे आएंगे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चे, बता दो जल्दी से, कितने मार्क्स? अब तो ये रट जाने चाहिए ना, 12 से मैम 12 से 16 मार्क्स। हाँ, और ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। इस चैप्टर के सब टॉपिक क्या हैं, क्या हम उसको कर लें, है ना, ताकि आपको पता रहे सब टॉपिक्स क्या हैं। हमेशा की तरह सब टॉपिक्स हैं इसके। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है बच्चे? मेंडल के बारे में, ऑब्वियसली, है ना, मेंडल के लॉज पढ़ने हैं, सारे इनहेरिटेंस लॉज पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हमको क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पढ़ना है, जो चेंजेस आते हैं, लिंकेज पढ़ना है, लिंकेज वगैरह पता है अभी 2 साल से ऐसा हो रहा है कि लिंकेज पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं लिंकेज पे, रिकॉम्बिनेशन पे, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। गुड इवनिंग। इसके बाद बच्चे क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है आपका ये, इसमें मेंडल लॉ में आपका एक और चीज आता है, पुन्नेट स्क्वायर आता है ना, ये पढ़ना यस है, ये पढ़ना है। इसके बाद हमको डिजीज पढ़ना है,
डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। आई डोंट नो व्हाई सो मच कॉल इज देयर, आई थिंक समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा? 1 मिनट। मैं ऐसे कभी Yes, कॉल ma'am. करने बच्चे, लेकिन Yes. आई थिंक समथिंग Yes, वेरी ma'am. अर्जेंट। ठीक है, नहीं नहीं. Yes. सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं से जनरली कभी आज तक मैंने ये किया नहीं है, लेकिन लगातार आ रहे थे नंबर पे, तो इसीलिए। ठीक है, डिसऑर्डर फिर हम पढ़ेंगे बच्चे, जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपका, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आई विल गिव यू मेनी ट्रिक्स। ठीक है, हम इसको बिल्कुल ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये हमको पूरा पढ़ना है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या बेसिक सी चीजें नहीं समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा क्या है, जीन के बारे में है, अलील के बारे में है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो ये सब ना टर्म्स ही जब आपको नहीं पता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब किरदार ही नहीं पता है तो स्टोरी क्या समझोगे। तो पहले हमको किरदार को समझना जरूरी है ना, कि ये लोग हैं क्या और ये हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो कुछ बच्चों को पता होगा ये क्या है, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। तो क्या हम पढ़ लें इसको, है ना? Yes. Yes, ma'am. इसके Yes, बाद ma'am. मैं आपको मेंडल की स्टोरी बताऊंगी, इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी हमको पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, जीन, जीन क्या होता है? पता है आपको जीन क्या होता है? कहाँ होते हैं जीन्स? Yes, ma'am. मैम जीन होते हैं वो मैम जो क्रोमोसोम है chromosome ना, उसके कुछ कुछ साइड पे जीन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम हमारा बना हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ साइड पे ना जीन हमारे बने होते हैं. यस, मैम यूनिट ऑफ क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. मैम पूरे हाँ, क्रोमोसोम में जीन नहीं होते हैं, ये किसी किसी साइड पे होते हैं. सेगमेंट, सेगमेंट को जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना, किसी किसी साइट पे जो कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, जो एक्चुअली आरएनए बना सकते हैं, कंप्लीट आरएनए बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन कंडेंस होके, सबसे पहले ये किस फॉर्म में होता है बच्चे? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्या बनेगा? बताओ जल्दी। क्रोमैटिन कंडेंस क्रोमोसोम. नहीं, ये क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बनाता है? बताओ। क्रोमैटिड. क्रोमैटिड। ठीक है, और ये क्रोमैटिड फिर क्या बना देते हैं आगे चल के? आगे चल के क्रोमोसोम. क्या बनाते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्या मैं बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्रोमोसोम है या ये क्रोमोसोम है? मैम मैम फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला क्रोमोसोम है. मैम फर्स्ट वाला. दूसरा वाला क्या है? मैम वो मैम सिस्टर ये दोनों ही क्रोमोसोम है, दोनों ही है. सिस्टर क्रोमोसोम. यस, देखो ये दोनों ही क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये आपका क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, विथ 2n कंटेंट, विथ 2n कंटेंट। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, सेल साइकिल में पढ़ा होगा। सेल साइकिल में क्या होता है? 4n कंटेंट हो जाता है डीएनए का, डीएनए का 4n कंटेंट हो जाता है। मतलब रेप्लिका, डीएनए क्या करती है? अपनी रेप्लिका बनाती है, रेप्लिकेट करती है खुद को, फोटोकॉपी। देखो सिंपल सी बात समझो, ये एक पेज है जिसमें मैंने हेरिडिटी के नोट्स लिखे हैं, ठीक है, ओके। ये दूसरा है, ये दूसरा है जिसमें डबल कॉपी लगी हुई है, डबल कॉपी लगी हुई है, यही सेम नोट्स की डबल कॉपी लगी हुई है। तो क्या ये नोट्स नहीं है? क्या ये नोट्स नहीं है? दोनों नोट्स है, दोनों नोट्स है, लेकिन एक क्या है? एक में सिंगल कॉपी है, ठीक है, और एक में तुम्हारा कंटेंट क्या हो गया? 4n हो गया। यहाँ अगर कंटेंट तुम्हारा जो भी मैंने लिखा है वो 2n है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2n प्लस 2n, 4n हो गया।
समझ गए? इसीलिए बच्चे, इसीलिए माइटोसिस में आप देखते होगे कि अलग होता है, फिर भी 46 रहते हैं, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है। बस इसके पास क्या चली गई, ये अगर मेन कॉपी है तो ये क्या है, फोटो कॉपी है। समझ गए? यस मैम। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तो क्या होता है ना, लोग एमएससी कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी बातें भी पता नहीं होती। ठीक है, समझ गए? ये दोनों ही क्या है बच्चे, क्रोमोसोम है। अब ध्यान दो, जब ये जो क्रोमोसोम है, इसमें इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं, है ना? या हम इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ये क्या है, उसके दोनों आर्म्स है। ओके, दोनों आर्म्स है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। मतलब कि ये एक क्रोमैटिड हो गया, फिर ये एक क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, दोनों क्रोमैटिड हो गए, और ये कंप्लीट, ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये ऊपर वाला एक क्रोमैटिड, नीचे वाला एक क्रोमैटिड, तो ये कंप्लीट, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर के साथ मिलकर के क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक, और ये दोनों सिर्फ अगर हम लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड क्यों है, क्योंकि एक ही किससे जुड़े हुए हैं, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर मैं मान लो 2 क्रोमोसोम रखती हूँ, 2 क्रोमोसोम है, तो ये दोनों है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो जब हम देखते हैं सेल के अंदर, तो हमको इनिशियल स्टेज में, जब डिवीजन के फेजेस नहीं आए हैं, मेटाफेज वगैरह नहीं आया है, जब प्रोफेज का ही इनिशियल स्टेज है, तो हमको क्या दिखता बच्चे, क्रोमैटिन। क्या दिखता है, क्रोमैटिन। मतलब बिल्कुल उलझे हुए धागे, उलझे हुए धागे। ठीक है, या फिर मैगी, मैगी बिल्कुल क्या है, उलझा हुआ है। मैगी कैसा है, बिल्कुल उलझा हुआ है ना? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चे, उसको बिल्कुल लपेटना शुरू करते हैं, वो तैयार होना शुरू करती हैं। ये जो क्रोमैटिन है, इनको पता है कि अब हम दूसरे घर जाएंगी, अब हम दूसरे घर में जाएंगे, डिवाइड होकर के अलग अलग घर में जाएंगी ना। तो लड़कियां कैसे दूसरे घर में जाने वाली होती हैं, शादी से पहले तो तैयार करती है ना खुद को। तो पहले ये क्या बनाती है अपने आप को, क्रोमैटिड। फिर ये क्या बना देती है, रेप्लिका बना के बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में क्या बन जाती है, क्रोमोसोम। ठीक है, फिर वैसे ही इसका रिवर्स हो जाता है आपका टेलोफेज में, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड, फिर क्रोमैटिन। ठीक, क्लियर? क्रोमैटिन मतलब घर वाले कपड़े में आ गई, बिल्कुल उलझी हुई, इधर उधर पसरे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है ना? और क्रोमोसोम मतलब बिल्कुल बटरफ्लाई, परी बन गई। ठीक है, ये क्या हो गई, अब परी बन गई। ओके, परी ऐसी उड़ती ना, है ना, बिल्कुल पीछे लगा के पंख। ठीक, अब आप देखो, ये आपका हो गया। अब मैं अगर एक क्रोमोसोम ले लूं, मैं अगर एक क्रोमोसोम ले लूं, ठीक है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही बना रही हूँ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में बच्चे, क्रोमोसोम में आपका क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, पूरा डीएनए का। ठीक है, पूरा डीएनए है इसमें। ठीक है, डीएनए है क्रोमोसोम में, क्या है, डीएनए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्रोमोसोम में मिलता है, क्रोमैटिन में मिलता है, क्रोमैटिड में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है? मैम हर जगह रहता है वो तो। हर जगह होगा, मैम हर क्योंकि भाई, जगह। हाँ, क्रोमैटिन में भी होगा, क्रोमैटिड में भी होगा, क्रोमोसोम में भी होगा, क्योंकि वही तो फैला हुआ था ना। ठीक है, बस तो मैम डीएनए, सेंट्रोमियर में नहीं होगा ना। हाँ नहीं, तो आपको ये पता है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ये किस में पाया जाता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, क्रोमोसोम। प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर हम इसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, अगर मैं बोलूं कि क्या वायरस में डीएनए होगा, क्या वायरस में यस मैम होता डीएनए है। होगा?
ठीक है, किसी किसी में होता है, किसी में डीएनए होता है, किसी में क्या होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन क्या हर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मेनली किसके लिए होता है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। किसके लिए होगा? दोनों आरएनए और डीएनए नहीं हो सकते ना? हाँ, दोनों ने। मैम एक वायरस मैम ए सेलुलर भी होता है ना? हाँ, सेलुलर, ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर। देखो क्वेश्चन ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बन जाते हैं, यहाँ आपका बेसिक से भी। ओके, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कितना बड़ा होता है, कितना, व्हाई द क्वाइलिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है क्रोमोसोम को बनाना? बिकॉज इट इज ऑफ 2 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग होता है और हमारा सेल बिल्कुल नैनोमीटर का है, तो उतना लंबा डीएनए को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं। जैसे एक धागा है, एक धागा अगर आप खोलने जाओ, जिससे मम्मी सिलाई करती है, उस धागे को खोलने जाओ तो बिल्कुल मोहल्ला नाप लोगे, नाप लोगे ना, है ना? यस अपने मैम। घर से खोलोगे पूरा मोहल्ला नाप लोगे, लेकिन वो छोटी सी रील में आ जाता है, बिकॉज इट इज रैप्ड, इट इज रैप्ड। ठीक है, ओके। मैम ये 2 मीटर मैम पूरे क्रोमोसोम में है या क्रोमैटिड में? पूरा डीएनए, पूरा डीएनए भाई। ये जो आपका क्रोमोसोम जो है वो क्या है, एक्चुअली डीएनए से ही मिलके बना हुआ है ना, पूरा Yes, डीएनए ma'am. से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इस डीएनए में बच्चे कुछ पार्ट ऐसा होता है, सम सेगमेंट, मैंने कुछ सेगमेंट तोड़े, मैंने बहुत सारे सेगमेंट तोड़े, ए बी सी डी। ठीक है, सम सेगमेंट आई फाउंड, सम सेगमेंट जीन। कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, कोड फॉर, ओहो, कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहे थे। ठीक है, इट मीन्स दे फॉर्म आरएनए, वो आरएनए बना रहे थे, आरएनए बना रहे थे। और आरएनए से ही क्या बनता है बच्चे, आरएनए से ही क्या बनता है आपका, प्रोटीन। डीएनए। आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से क्या बनता है, आपके बॉडी फीचर्स, बॉडी फीचर्स, आईज हो गया, ईयर हो गया, सब कुछ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमको। ठीक है, इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन खिलाया जाता है। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन, नोन एज जीन्स। उसको हम जीन बोलते हैं। पूरे में नहीं होता, कुछ सेगमेंट, जैसे मैंने कुछ बहुत सारे सेगमेंट तोड़े, कुछ सेगमेंट को मैंने पाया, कुछ सेगमेंट को पाया नॉट कोड फॉर प्रोटीन, नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ये मैं आगे बताऊंगी आपको इसका डिटेल। ठीक है, अभी इतना जानो। मैम जो सेगमेंट होता है उसे लोकस कहते हैं ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सेगमेंट को लोकस, यही सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं। ये जो सेगमेंट मैंने काटा, जिस जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, बता रहा है, पता है इन सेगमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन छुपे होते हैं, ये बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ना हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन छुपी हुई। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा पेपर है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मतलब बिल है, उसको आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे देख रहे हो, तो कहीं कहीं पे आपको पता चल रहा है, अच्छा यहाँ पे हाइट की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, कि ये जो बंदा है ना, ये लंबा होगा कि छोटा होगा, मिडिल हाइट का होगा, कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके स्किन कलर के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तभी बच्चे, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी निकल गई है कि आपका डीएनए निकाल करके आपकी कुंडली निकाल दी जाती है। ठीक है, डीएनए निकाल करके आपकी कुंडली बता दी जाती है कि आपको आगे चल के कौन कौन सी बीमारियां होंगी। यस मैम। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो सब पता चल जाता है डीएनए से। ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। क्लियर? ठीक, इतनी बात समझ गए। अब देखो, अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम ये डीएनए, ये जीन और अलील क्या है। ठीक है, जीन और अलील क्या है। देखो बच्चे, जीन ना आपके बताते हैं कैरेक्टर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं ताकि जब आप रिवाइज करो। जीन रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चे, कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर में आ जाएगा आपका, जैसे हाइट आ गया, स्किन कलर। हाइट आ गया, कलर आ गया। ठीक है, या फिर आपका और क्या आ जाएगा, कुछ हैबिट्स भी आ जाते हैं।
कुछ स्पेशल हैबिट्स जो कि बहुत बहुत जन्म जन्मांतर तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। कुछ हैबिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा है, ये मैं देखती हूँ ऐसा, ठीक है। एंड फिर अलील की बात करें, अलील क्या करता बच्चे, अलील रिप्रेजेंट्स, अलील रिप्रेजेंट्स ट्रेट्स, ये ट्रेट्स बताते हैं। अब ट्रेट्स कैसे बताएंगे, देखो, ट्रेट्स मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। अब हाइट है तो हाइट कैसी है, टॉल है या या डॉल, ड्वार्फ है, ठीक है, ये बताएगा। कलर है तो कलर कैसा है, फेयर है या डार्क है, ठीक है, इस तरह से। या फिर मान लो जैसे टेस्ट की बात कर रहे हैं कि बंदे को टेस्ट कैसा पसंद है, ठीक है, टेस्ट कैसा पसंद है, तो टेस्ट कैसा पसंद आ रहा है इसको, या तो स्पाइसी पसंद आ रहा है, ठीक है, स्पाइसी या फिर स्वीट, यस मैम। समझ गए। तो अगर मैं एक क्रोमोसोम लूं, अगर ये एक क्रोमोसोम लूं, ठीक है, तो जिस जगह पे, इस जगह पे मान लो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, हाइट का जीन प्रेजेंट, हाइट का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है कि हाइट का ये कैरेक्टर बता रहा है जीन, वो कौन सा कैरेक्टर बता रहा है, हाइट के बारे में। हमने जब क्रोमोसोम को देखा, इस पॉइंट पे फोकस किया, तो हमको पता चला कि कौन सा कैरेक्टर पता चल रहा है यहाँ पे, हाइट। देखो एक क्रोमोसोम के अंदर 30,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा क्या मिलते हैं आपको, कैरेक्टर मिलते हैं, 30,000 से ज्यादा कैरेक्टर मिलते हैं एक सिंगल आपके क्रोमोसोम में, ठीक है, ओके। तो यहां पे हमको क्या पता चल रहा है, इसके हाइट के बारे में, ठीक। अब हाइट के बारे में जब हम और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, तो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई हाइट भी कैसी, हाइट भी कैसी, तो पता चल रहा है कि टॉल है यहाँ पे, और इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है बच्चे, इस तरफ क्या है, ड्वार्फ है। अब कौन सा कैरेक्टर इसमें आएगा, बच्चे में कौन सा कैरेक्टर आएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा उसमें डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, किस तरह का क्रॉस हुआ मदर फादर के साथ। अगर टॉल टॉल वाला हुआ ज्यादातर, तो बच्चा टॉल होगा, डोमिनेंसी आ जाएगी वहां टॉल की, ठीक है। अगर ड्वार्फ है, फादर भी ड्वार्फ है, मदर में एक ड्वार्फ का ही प्रेजेंट है, तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते कि ड्वार्फ हो सकता है, समझ गए, ठीक है। यस मैम। क्लियर, ये जीन और अलील में डिफरेंस समझ में आया, बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ बच्चे। जीन आपका, ठीक है, जीन आपका क्या बता रहा है, कैरेक्टर, हाइट, कलर, और अलील क्या बता रहा है उसको और ज्यादा डिटेल में, कि भाई हाइट है तो कैसी है, ठीक। अब देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये आपका क्या है, ये है क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम में हमको क्या दिखता है बच्चे, क्रोमोसोम में हमको क्या दिखता है, डीएनए। डीएनए में क्या दिखता है हमको, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स करते हैं तो हमको क्या दिखता है, जीन, ठीक है। और जीन में हमको क्या पता चलता है, जीन में हमको क्या पता चलता है, अलील के बारे में। क्या ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा अच्छे से, है ना, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बता दोगे कि डीएनए में क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम में डीएनए, जीन में अलील की, अलील में जीन, ठीक है, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ओके। अब हम आते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम और ये लोकस वगैरह जो टर्म्स है वो सारे क्या है, ठीक है। ये है आपका एक क्रोमोसोम, ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैम मेरा स्पेशली पिछला वाला रह गया। स्पेशली बच्चे, जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ तब आप साथ में जरूर लिखा करो, ठीक है। यस मैम, साथ पिछला साथ लिख वाला रहे हो। रह गया। साथ साथ लिखोगे तो बेसिक्स कभी नहीं भूलोगे। हेलो, जल्दी से देखो, मैम डन।
हो गया? यस मैम। गुड। हम्म, ये हमारा बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ आपको होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन होगा बच्चे? होमो का मतलब हम जानते हैं सेम, सेम। ठीक है। और लोगस मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी सेम हो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या हो? सेम हो। मॉर्फोलॉजी सेम हो मतलब जो एक जैसा लगता है। लोगस मतलब लगता है, लोगस मतलब लगता है। सेम है। देखो, लोगस मतलब कहीं भी लगता है नहीं होता है, मैं अपने मन से बोलती हूँ, ठीक है। लोगस लगता है, ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, इस पोजीशन की बात करूं कि यहाँ पे आपके स्किन कलर के बारे में दिया है, स्किन कलर के बारे में दिया है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या कहलाएगी? लोकस। ये पोजीशन क्या कहलाएगी? लोकस, ठीक है। लोकस क्या करता है? गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, किस लोकेशन पे पढ़ रहे हैं, दैट इज द लोकस, ठीक है। मैम पर्टिकुलर, मतलब जीन की पोजीशन को। हाँ, ठीक है, कि हम कहाँ पे किस जीन के बारे में, ठीक है, किस कैरेक्टर के बारे में कहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस पूरे क्रोमोसोम में कहाँ पे पढ़ रहे हैं। टीलोफेज में दिया हुआ है, नियर द सेंट्रोमियर दिया है, कहाँ पे दिया, दैट इज द लोकस, ठीक है। लोकस वर्ड किससे आया है? लोकेशन से। लोकस मीन्स लोकेशन ऑफ जीन, ठीक है, क्लियर। अब होमोलोगस का मतलब होता है कि भाई जिसका जिसका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या हो? सेम हो। यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है, ठीक है। दोनों का देखो सेंट्रोमियर क्या है? सेम, ओके। यस मैम। और क्या हो? हाइट सेम हो, हाइट सेम होनी चाहिए। किसकी? क्रोमोसोम की। दोनों क्रोमोसोम की क्या होनी चाहिए? हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो भी कैरेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, जो सेम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, सेम लोकेशन पे होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर शुड बी इन सेम लोकस, ठीक है। अब मैं लोकेशन वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, लोकस यूज कर रही हूँ, ठीक है। सेम कैरेक्टर इन सेम लोकस, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे अगर आपका हाइट का दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? हाइट का ही आपका जीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर सेक्स के जीन दिए हैं, तो यहाँ पे भी सेक्स के ही जीन होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बता दो कि फीमेल का जो सेक्स जीन होता है वो कौन सा है? होमोलोगस, मैम एक्स एक्स। ठीक है। एक्स एक्स क्या है? एक्स एक्स क्या है? होमोलोगस है, यस मैम। है ना, होमोलोगस है। अच्छा, एक और बात क्या पूछनी थी आप लोगों से? चलो ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी, अभी मैं भूल गई। अब हम बात करते हैं हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, मुझे ये बताइए कि होमोलोगस क्रोमोसोम हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? विच स्टेज? बताओ, पढ़े हो सेल साइकिल? बताओ। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग पढ़ते हो ना? यस मैम। बताओ। जाइगोटीन में। हाँ, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग बच्चे हम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? मियोसिस। किसमें पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन आता है, मियोसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। मियोसिस में किसमें? मियोसिस वन में। मियोसिस वन में किसमें? प्रोफेज। में। प्रोफेज वन में। प्रोफेज वन में किसमें? जाइगोटीन में। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? जाइगोटीन में पढ़ते हैं। लैप्टोटीन में ये क्या करते हैं? जो क्रोमैटिन होते हैं लिपटते हैं, सुंदर बन जाते हैं। और जाइगोटीन में क्या करते हैं? पेयरिंग बनाते हैं। जाइगोटीन में क्या करते हैं? अपने जैसे कपल्स को ढूंढते हैं और बोलते हैं क्या, चलो पार्टी करें, ठीक है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखो,
बिल्कुल मक्खन हो जाएगी आपके लिए सेल साइकिल। बहुत Yes. अच्छे से मैंने बिल्कुल कहानी के जरिए पढ़ाया है उसको। क्रोमोसोम पेयरिंग, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब हेट्रोलोगस कौन होंगे? ऑब्वियसली हेट्रोलोगस कौन होंगे? जो अलग होंगे बिल्कुल, ठीक है, अलग है जैसे हेट्रोलोगस। यस मैम। हेट्रोलोगस अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम उसमें जो, हाँ मेल क्या, मैम हाँ एक्स वाई हेट्रोलोगस जैसे एक्स वाई हो गया, ठीक है। और हेट्रोलोगस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपके होंगे। अच्छा, ये आपके क्या माइटोसिस में देखने को मिलता है होमोलोगस नो पेयरिंग? मैम। ठीक है, ओके। तो ये एक स्टार लाइन है दैट homologous pairing is not seen in homologous pairing is not seen in, कोई बताएगा क्यों? मैम क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होता है, तो मैम होमोलोगस कहाँ से बनेगा? क्यों नहीं बनता भाई? इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखो मियोसिस में हमको क्या करना है, 23-23 ही रखना है। हमको क्या करना है, 23-23 ही रखना, और इसमें हमको पूरे के पूरे रखने हैं ना। देखो बच्चे, आपका जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस जब होता है तो माइटोसिस में सारे के सारे एक क्रोमोसोम से लेकर के नंबर 1 क्रोमोसोम से लेके नंबर 46 क्रोमोसोम तक सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं, यस ठीक मैम, है। और इक्विलेटरल दोनों प्लेट। की रेप्लिका क्या होती है, डिवाइड होती है, इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। ये किस में होता है, माइटोसिस में, मैम मेटाफेज में। ठीक है, माइटोसिस में, मेटाफेज में। और मियोसिस में क्या होता है बच्चे, मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे 1 से लेके कितना आएगा, सिर्फ 23, 1 से लेके 23। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 से लेकर 20। 23, यहाँ 1 से लेके 23, समझिए, तभी 23 अलग होते हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, ठीक है ना, ओके। यस मैम। अब देखो, ये 1 से लेके 23 वाला, ये मान लो चले गया किसमें, ये मान लो किसी किसमें चले गया, बच्चे में चले गया, ठीक है, बच्चे में चले गया। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं ये 23rd पेयर की बात कर लूं, 23rd पेयर की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला जो क्रोमोसोम है, मतलब कोई भी बना सकता है, ये वाला किसके बारे में बता रहा है बच्चे, मदर का कैरेक्टर। इधर वाले में मदर का बताएगा, और इधर वाला किसका बता रहा है, फादर। फादर। समझ गए? ठीक है, मदर फादर दोनों के कैरेक्टर लेकर के आया है, मदर फादर दोनों के कैरेक्टर लेकर के आया, इसीलिए देखो ये क्या होते हैं बच्चे, पेयर्स में होते हैं। ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ओके। तो इधर अगर मदर की हाइट है तो इधर किसकी हाइट है, फादर की हाइट है। तो अब दोनों लड़ाई करेंगे, दोनों लड़ाई करेंगे, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, ठीक है। तो जिसको जाना होगा वो जाएगा, है ना, जो डोमिनेंट होगा वो चला जाएगा। क्लियर? अब हम थोड़ा इधर देख लें और क्या क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन बात करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, तो क्या लिखा है, डब्ल्यू बैटसन 906 फर्स्टली यूज द टर्म जेनेटिक्स। इन्होंने टर्म जेनेटिक्स यूज किया था बैटसन ने, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ओके। मुलर एस्टेब्लिश साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स मतलब कि जो साइटोप्लाज्म के जेनेटिक्स के बारे में, सेल के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगी वही पढ़ना। फादर ऑफ जेनेटिक इज ग्रेगर जोहान मेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका नाम एक्चुअली जोहान मेंडल था। जब ये वहां गए ना, मॉन्क बन गए थे, तो फिर इनको क्या मिला था, ग्रेगर की उपाधि मिली थी, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, सॉरी फादर ही आ रहा है मुंह में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं, जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और कैसे वेरिएशन आता है, कैसे म्यूटेशन आता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ते हैं, ओके। तो जेनेटिक्स भी आगे चल के आप ले सकते हैं, जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप जानते होंगे, अगर सुना होगा तो आगे चल के आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ओके। बायोलॉजी लेकर के अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं,
ओके फिर है हेरिडिटी। हेरिडिटी इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ये हम जानते हैं। वेरिएशन क्या होता है? लिटिल डिफरेंस। वो लिटिल डिफरेंस मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, किसी भी तरीके से वो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। ओके पता नहीं, मुझे तो लगता है वेरिएशन और भी तरीके से आते हैं, इसको थोड़ा और स्टडी करना चाहिए। पता है क्यों? देखो पहले के जो भी बच्चे पैदा होते थे ना, वो बिल्कुल अलग तरीके। अभी जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगते हैं, है ना? पैदा होते ही अगर कुछ पकड़ा तो मोबाइल चलाए, और उनको इतना जल्दी मोबाइल सीखते हैं, इतनी जल्दी उनको पता होता है। मतलब वो बैठ के पेरेंट्स सिखा नहीं रहे हैं कि तुमको ऐसे यूट्यूब खोलना है, तुमको ऐसे जूम करना है, लेकिन उनको पता होता है। तो मैम मतलब उनको जैसे इन्वायरमेंटल वेरिएशन भी हो रहा है, मतलब जो आसपास हो रहा है वो उनसे भी पता नहीं, वेरिएशन। इस तरह की चीजें भी, जैसे कभी कभी लगता है कि जब आप गौर करो, इन चीजों को ऑब्जर्व करो, तो ऐसा भी फील होता है। जैसे पहले के बच्चे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर को नहीं ये कर पाते थे, और आज के बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो मतलब एसी वाला एनवायरनमेंट तुरंत, है ना, उनको एसी, हाँ, फिर पॉल्यूशन से भी अडेप्टेड होते हैं। तो मतलब और भी चीजें होती हैं, शायद ये आगे चल के पता चले। मैम ओके शायद ऐसा होता हो कि मैम जहाँ पे हम बर्थ लेते हैं वहीं पे से हमें मतलब जो भी चीज मिल जाती है, जैसे कि हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। ये तो है ही कि इम्यूनिटी वगैरह मिलती है। जैसे ये आ गया आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर में, कि बच्चा मतलब पैदा हुआ, देख रहा है, तो फिर वो देखते देखते कर लिया। लेकिन यही पुराने टाइम के बच्चों को अगर मोबाइल दे दो ना, या फिर अपने पेरेंट्स को ही सिखाने की कोशिश करो, तो वो जल्दी नहीं सीखते। लेकिन रेदर देन वो जो बच्चा जो पैदा हुआ है, अभी उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो मोबाइल बड़ा जल्दी जल्दी चला रहा है ना? ह्यूमन न्यू फ्रॉम अर्ली एज 8000 टू 1000 BC, इसके बारे में सबको पता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं सीधे। होमोजाइगस हमने पढ़ लिया। होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब वही है बच्चे। होमोजाइगस का मतलब है कि ऐसा इंडिविजुअल, अगर मैं बोलूं कि मैं होमोजाइगस टॉल हूं, ठीक है, मैं टॉल हूं, ओके, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं होमोजाइगस टॉल हूं, इसका मतलब कि मेरे दोनों एलील क्या है? कैपिटल टी है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं हेट्रोजाइगस टॉल हूं, तो इसका मतलब क्या है? कि मेरा एक एलील टॉल है, मतलब जो फादर से आया है वो टॉल हो सकता है, और जो मदर से आया है वो डॉर्फ हो सकता है। मतलब मेरे आने वाले जो जनरेशन है वो डॉर्फ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? ओके तो होमोजाइगस, यस मैम। लेकिन आप देख के नहीं पता कर सकते हो। आप बोल सकते हो क्या मुझे देख के कि मैम आप होमोजाइगस नहीं है, आप नकली वाली टॉल हैं, हेट्रोजाइगस है, नहीं बता सकते हो, है ना? ये हम नहीं पता कर सकते। ये पता कैसे चलता है बच्चे? जब हम टेस्ट क्रॉस वगैरह करते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि कौन होमोजाइगस है। जैसे बहुत सारे जनरेशन जब आप देखोगे, उसका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। जैसे आप देखते हो ना कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अलग है, मम्मी का ए है, पापा का बी है, लेकिन बच्चा हो गया ओ। ठीक है, इसका मतलब वहीं पे समझ में आ जाता है कि क्या है, वो क्या थे? मम्मी पापा दोनों हेट्रोजाइगस थे, होमोजाइगस नहीं थे। तभी बच्चे में क्या आ गया? ओ। समझ गए? मतलब मम्मी के पास ए ओ दोनों था, पापा के पास बी ओ दोनों था, तभी बच्चा क्या हो गया? ओ हो गया। समझ गए? यस मैम। हम्म, ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस समझ में आ गया। अगर मैं जब भी लिखूं कैपिटल टी दोनों एक जैसे, तो ये क्या हो गया? होमोजाइगस हो गया। या स्मॉल टी ये क्या हो गया? होमोजाइगस। और कैपिटल टी स्मॉल टी अगर है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं बच्चे फिनोटाइप की। किसकी बात करते हैं? फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे सीड का कलर, सीड का शेप, ठीक है, मेरी स्किन का कलर, मेरी आईज का कलर, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, है ना, काश होती, है ना। तो फिनोटाइप आपका क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टर। बट ये क्या होता है बच्चे? चेंज होता है। फिनोटाइप कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। आज मेरा फिनोटाइप अगर फेयर है, मैं चली जाऊं साउथ अफ्रीका, मैं चली जाऊं बिल्कुल, है ना, ऐसे एरिया में, तो मेरा फिनोटाइप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मेरा कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल डार्क हो जाएगा। बट क्या उसकी वजह से मेरे आने वाले जनरेशन का जीनोटाइप चेंज हो जाएगा? क्या फिनोटाइप नो जीनोटाइप मैम। को चेंज करता है? नहीं, फिनोटाइप कांट चेंज द जीनोटाइप। ठीक है, अगर जैसे आप मान लो कोई मजदूर है,
ठीक है, मजदूर है, वो दिन भर मजदूरी कर रहा है और अचानक से वो बहुत रईस बन जाता है और वो अब एसी में रहने लगा, वो एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो पहले उसके स्किन का कलर और स्किन का जो टेक्सचर था वो अलग था, ठीक है, अब उसके स्किन का कलर, स्किन का टेक्सचर, बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया, ठीक है। तो क्या उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, जो जीनोटाइप लेकर के वो आया था? ओ मैम। नो नहीं मैम। होगा, है ना? समझ गए? फिनोटाइप बेटा क्या होता है? चेंज, चेंज विथ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ ये चेंज होता है। बट आपका जीनोटाइप कांट चेंज विथ एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता। हाँ, इसमें अगर बहुत बड़ा म्यूटेशन आता है, बहुत बड़ा म्यूटेशन आता है, तब चेंजेस आते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट की वजह से ऐसे अचानक से चेंज नहीं होता कि हाँ आप अलग एनवायरमेंट में, मैं आज ऐसी लग रही हूँ, कश्मीर चली गई तो मेरा मेरा जो बच्चा है वो कश्मीरी जैसा बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो सारे ही कश्मीरी चले जाते हैं, हाँ, सारे कश्मीर भागते हैं बच्चे पैदा करते टाइम। मैम ओके, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मतलब चेंज इन जीन, जीन में कुछ सडन चेंज आता है ना। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा नेचुरल सिलेक्शन, वो क्रो वाली कहानी यस पढ़ी होगी मैम। ना। कौवे थे, हंसते थे, खाते थे, हरी हरी घास खाते थे, मजे मनाते थे, बहुत अच्छी स्टोरी है वो उसमें। अब पता नहीं आप लोगों ने स्टोरी से पढ़ा है या बोरिंग वे में पढ़ा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हाँ, फिर आपका ये बच्चे, ये लाइन आपको याद करना जरूरी है कि किसने टर्म दिया, जीन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप एंड प्योर लाइन, ठीक है। ये सारा टर्म दिया था जोहानसन ने, ठीक है, जोहानसन ने दिया था। प्योर लाइन में आपको आगे बताऊंगी जब मैं मेंडल की इसको बताऊंगी, ठीक है, डिस्कवरी को। अब बात आती है डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। तो आई होप कि सबको पता होगा, इतना इजी बात तो नहीं बताना होगा ना। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर बताओ। मैम जो खुद को एक्सप्रेस करता है। यस, जो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब आपके अंदर जो जो कैरेक्टर आए हैं वो मोस्टली क्या हो सकते हैं, वो डोमिनेंट वाले हो सकते हैं। और रिसेसिव कौन होते हैं? जो हिडन है, ठीक है। और हिडन हो जाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा आते हैं हमारे अंदर, रिसेसिव कैरेक्टर बहुत कम आते हैं। जैसे मान लो अगर ब्लड ग्रुप आ गया O नेगेटिव, ठीक है, तो ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है जो जल्दी किसी में देखने को नहीं मिलता। लेकिन मतलब पूरे पॉपुलेशन को ले लो तो 2% या AB नेगेटिव 2%, 3% लोगों में देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर, जल्दी देखने को नहीं मिलते। लेकिन 2 रिसेसिव कैरेक्टर अगर आ गए तो वो फिर वो रिसेसिव कैरेक्टर कैसे हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं वहां पे, ठीक। तो डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव जो दब गया, ठीक है, जिसने बोला ठीक है तुम ही जाओ, तुम ही आगे बढ़ो। ओके, अब बताओ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इफ मैम सिंगल जब हम कैरेक्टर एक इज, सिंगल कैरेक्टर को हाँ लेते हैं। ठीक है, इफ सिंगल कैरेक्टर इज स्टडीड, अगर हम सिंगल कैरेक्टर स्टडी करते हैं बच्चे, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर स्टडीड की बात करें तो क्या, जैसे जैसे आई कलर हाई। अगर हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेयर कलर मान लो जैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड। ओके, ठीक है। इफ इफ टू कैरेक्टर्स, डाई का मतलब टू, ठीक है, तो इफ टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, ठीक है, स्टडीड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में हम पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए मेंडल ने कौन से 2 कैरेक्टर साथ में पढ़े थे? बताओ जल्दी, कौन से 2 कैरेक्टर पढ़े थे? सीड, सीड, फेड कलर कलर एंड शेप। हाइट। सीड कलर मैम एंड शेप। सीड शेप एक साथ पढ़ा था ना, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ा था। ओके, सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर कौन कौन से थे, जल्दी बताओ, थोड़ा ग्रीन टेस्ट ले लें मैम आप लोगों ने। येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। ग्रीन एंड येलो, एंड सीड शेप क्या था? राउंड एंड राउंड रिंकल। एंड रिंकल। यस, राउंड एंड रिंकल। रिंकल्ड एंड राउंड। चलो एक टेस्ट और ले लिया जाए, ले लूं, पूछ लूं? यस मैम। मुझे बताइए कि यस मैम। ग्रीन कलर के सीड के साथ कौन सा शेप जाता था? मैम राउंड। राउंड। रिंकल्ड, रिंकल्ड, ठीक है।
और येलो के साथ राउंड। राउंड। ठीक है, याद आया आर आर वाई वाई, याद आया Yes, आर आर ma'am. वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। देखो बच्चे, सिंपल सी बात याद रखना जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं ना, जो कुछ बच्चों को जो मिले हैं, जिन बच्चों ने मांगा था, उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बना के बताया। आप लोगों को भी बताऊंगी यहाँ पे। देखो, जो येलो वाला मटर होता है ना, घर में आता है ना येलो वाला मटर छोले के लिए, यस Yes, मैम। ma'am. छोले के लिए जो मटर आता है बिल्कुल राउंड राउंड होता है ऐसा, और जो थोड़ा सा ग्रीन वाला आता है वो बिल्कुल थोड़ा सा इस टाइप का होता है, ऐसा देखियो, इस टाइप का हल्का सा होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि ग्रीन वाला जो है वो थोड़ा रिंकल्ड होता है और ये कंप्लीटली राउंड होता है। ठीक, चलो, अब है बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है, जब F1 जनरेशन निकला ना, F1 जनरेशन, F1 F2 जनरेशन क्या होता है बच्चे, F1 F2 जनरेशन, F1 एंड हम F2। फिलियल जनरेशन कहते हैं उसे। यस यस, सबसे पहला जो जनरेशन निकला है ना, जैसे मान लो मैं मटर के पौधे ही ली हूँ, टॉल और ड्वार्फ पे स्टडी कर रही हूँ, तो सबसे पहला जो जनरेशन निकला वो F1। फिर अब वो F1 जनरेशन में मैं क्या करूंगी, F1 जनरेशन में मैं कुछ टेस्ट करूंगी होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कुछ टेस्ट करूंगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैक क्रॉस। ठीक है, यस मैम। फिर है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ वे ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन रिसेसिव फेनोटाइप, जो रिसेसिव कैरेक्टर आया, मतलब जैसे ड्वार्फ वाला आया, ठीक है, ड्वार्फ आया, तो उसको देख करके मुझे लग रहा है कि भाई ये अगर इस रिसेसिव वाले को मैं डोमिनेंट के साथ अगर मैं ब्रीड कराऊं, टेस्ट, ठीक है, तो मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि अगर मैं ब्रीड कराऊं तो क्या होगा। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस से ही आपको पता चलता है कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, यस मैम। होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। ये कैसे होता है, ये सब आपको आगे पता चलते जाएगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती जाऊंगी कैसे हो रहा है। ठीक है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर होगा इस चैप्टर का। ना हम बात करते हैं मेंडल की। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है मेंडल की। ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, आजकल क्या है कि इनका बर्थ डेट वगैरह सब कुछ आ रहा है, कि उनका बर्थ क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, सब कुछ आने लगा है। ठीक, तो मेंडल बॉर्न हुए थे 22 जुलाई 1822 में। ठीक, 22 से इनका अच्छा क्या है, कनेक्शन है, 22 से इनका क्या है, अच्छा कनेक्शन है। 22 याद रखना, 22 जुलाई फिर 1822। ठीक, ओके मैम। 22 जुलाई 1822 में हुआ था, एक विलेज में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ये क्वेश्चन आता है, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। बहुत ही गरीब थे ये, बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, इनके फादर जो थे वो फार्मर थे, एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 जनवरी 1884 में हुई थी। मैं पता है कैसे याद रखती हूँ, देखो 2 और 2 क्या होता है, 4। 2 और 2 क्या होता है, 4, है ना। तो जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था। ठीक है, और फिर मैं याद रखती हूँ 2 और 2 4, हाँ, और फिर 4 2 जा 8, ऐसे मैंने याद रखा था, मुझे अभी तक याद है इसीलिए। ठीक, ओके मैम। तो इनका 2 से, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन न्यूमेरोलॉजी, तो मैं थोड़ा देख रही थी कि इनकी क्या है ना, 22 से बहुत ज्यादा, 4 से बहुत ज्यादा कनेक्शन है इनका। ओके, और इनकी डेथ किससे हुई थी भाई, किडनी डिसऑर्डर से हुई थी। किडनी का इनका मतलब किडनी फेलियर हो गया था बहुत ही कम एज में, और ड्यू टू स्ट्रेस वगैरह ये सब। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इन्होंने 7 साल तक गार्डन पी पे इन्होंने स्टडी की थी। गार्डन पी, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं, इन्हीं की वजह से हमको पाइसम सटाइवम नाम याद हुआ। ठीक है, 7 साल तक किया था, और उसके कितने कैरेक्टर देखे थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। बच्चे ये सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और 7 साल तक गार्डन पी पे किया। क्या सिर्फ इन्होंने 7 साल तक ही एक्सपेरिमेंट किया, नहीं बच्चे, उसके बाद आगे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें डार्विन का भी थोड़ा सा हाथ था। डार्विन ने एक्चुअली इनको, मतलब डार्विन को समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो डार्विन ने, इवोल्यूशन में किया था ना ज्यादा मैम, फादर ऑफ इवोल्यूशन। हाँ हाँ, तो डार्विन ने क्या किया था, इनको थोड़ा सा इधर मतलब डिस्ट्रैक्ट भी किया था कि आप जो ये पी पे कर रहे हो ना, जरा आप
बाकी चीजों पे भी करके देखो, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे ग्रासेस दिए थे जिनमें आपका एपोमिक्सिस हो जाता, उन पे बोला। फिर इनको बोला कि आप हनी बीज पे करके देखो, ये जो आप कर रहे हो हनी बीज पे करके देखो। तो इनको मैंडल वहां पे फेल हो गए। तो उनको लगा कि मेरा जो इतने साल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं तो एक फेलियर हूँ, ठीक है। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेंडल परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम था, जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी, उन्होंने क्या नाम दिया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, ठीक है, ओके। हाँ, और ये ईयर भी आता है, कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1856 से 63। 56 अगर याद रखोगे तो 63 अपने आप याद रहेगा, 7 साल तक, ठीक है, यस। ओके। और इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, इन्होंने ही बताया। जब ये छोटे थे ना एक्चुअली, तभी से इनके दिमाग में ना अपने फादर से ये पूछा करते थे कि पापा मुझे ये बताइए कि ये एक ही प्लांट में मतलब एक ही तरह के प्लांट में 2 तरह के फ्लावर क्यों आते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के बीज क्यों हो रहे हैं, ऐसा मतलब जो प्लांट है कुछ बड़े क्यों हैं, कुछ छोटे क्यों हैं, ये इनके दिमाग में हमेशा आता था, ठीक है। तो चूंकि ये गरीब थे, रिसोर्सेस की कमी थी, तो किसी तरह इन्होंने फिर पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की थी। बहुत ही स्ट्रगलफुल इनका लाइफ रहा था उस समय भी। एनी हाउ इन्होंने स्टडी पूरी की थी अपना ये ग्रेजुएशन तक, ठीक है। इनके पिताजी बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने इनको किसी तरह ग्रेजुएशन करवाया था। उसके बाद फिर किसी रीजन से ये क्या हो गए कि ये मॉन्क बन गए, ठीक है। ये चले गए कि भाई अब हमको ये सब चीज नहीं करना है, अब हम जो है मॉन्क बन जाएंगे। और मॉन्क बनने का एक और रीजन ये भी था कि वहां पे बहुत बड़ा गार्डन वगैरह था, ठीक है। तो ये स्टडीज करना चाहते थे, ये अपनी लाइफ में कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ही इन्हीं के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। गार्डन पूरा इनको अच्छा खासा गार्डन मिल गया था, और थोड़ी कुछ सैलरी भी मिलती थी वहां उनको, ठीक है। वो जहाँ गए थे वहां उनको थोड़ी सैलरी भी मिल जाती थी, कुछ पैसे भी मिल जाते थे, और साथ में क्या था कि गार्डन था, तो इनको पूरा का पूरा गार्डन संभालने को दे दिया गया था, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो गार्डन संभालते हुए इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट पे स्टडी करना शुरू किया, पी प्लांट पे ही स्टडी करना शुरू किया। तो अब आपको ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई पी प्लांट ओनली, ठीक है, वाई पी प्लांट ओनली। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल हाँ, जाते हैं स्टडी करने के लिए। क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और साथ में क्या है और बताओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई। हाँ, और क्या है, और क्या रीजन है। मैम लाइफ स्पेन। मैम हाँ, लाइफ उसका बहुत लाइफ छोटी है स्पेन इसकी। बहुत छोटा है, सो हाँ। दैट वो बहुत कम टाइम पे उसके बहुत सारे जनरेशन को पढ़ सकते थे, ठीक है। तो मेन ये था। और साथ में क्या था कि भाई जो पी प्लांट है उसमें आपका ये करना, इमैस्कुलेशन वगैरह करना, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन इजी होता है, क्योंकि उसी में मेल एंड फीमेल पार्ट जो है प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इजी था, बार बार करना नहीं पड़ता था। फिर इमैस्कुलेशन भी कर सकते थे, इमैस्कुलेशन बता चुकी हूँ, मेल पार्ट हटा करके, है ना। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उसमें इजी था। तो ये सारे मतलब आपके पॉइंट है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ चूजिंग द पी प्लांट, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन ऑफ चूजिंग पी प्लांट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद वो उन्होंने बिल्कुल 7 साल तक बिल्कुल मेहनत किया। देखो उस समय ये धारणा फैली हुई थी ना कि अगर टॉल है एक पेरेंट, और एक दूसरा पेरेंट अगर डॉर्फ है, तो जो बच्चा पैदा होगा वो ब्लैंडिंग होगा, ठीक है। मतलब वो कैसा होगा, मिक्स हाइट का होगा, ठीक। ये वाली मतलब फैली हुई थी रूमर कि अगर एक पेरेंट गोरा है, एक पेरेंट थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, तो बच्चा कैसा होगा, गेहूं रंग का होगा। ये वाला था, ब्लैंडिंग हो जाती है, जो भी चीजें वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। बट इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने F1 जनरेशन में क्या देखा था, इन्होंने एक टॉल लिया था, एक डॉर्फ लिया था। इन्होंने F1 जनरेशन में देखा सारे के सारे क्या थे, टॉल है। सारे के सारे टॉल थे। तो इन्होंने उसको बोला कि भाई आप लोग जो भी बता रहे हैं वो गलत है, ठीक है, आप लोग जो भी बता रहे हैं वो गलत है, सारे के सारे डोमिनेंट है। तो फिर इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो मास्क हो जाती हैं, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो उभर के सामने आ जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि कोई, अब देखो जिस समय आपका चांद तारा नहीं आया, उस समय ये चांद तारे के, अगर मान लो मैं अभी अभी इस समय किसी ने नहीं सुना है सैटर्न के
लाइफ के बारे में कि वहां कुछ लाइफ है, वहां कुछ लोग हैं, वहां पर कुछ सभ्यता है, और मैं अभी बात करने लगूं कि वहां पे कुछ सभ्यता वगैरह है, इस तरह की चीजें, तो आप कोई बिलीव करेगा क्या? नहीं करेगा। और मेरे पास प्रॉपर टर्मिनोलॉजी नहीं है वहां के लोगों के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वहां के लोगों को क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही इनको नहीं पता था कि उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, कि जो ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि भाई कोई चीज तो है, 7 साल के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि कोई चीज तो है जो जा रही है बच्चों में, जो जा रही है पेरेंट प्लांट से आपके डॉटर प्लांट में। बट स्टिल वो जरूरी नहीं है कि पेरेंट में अगर 2 कैरेक्टर होंगे, जैसे 2 कैरेक्टर उन्होंने पढ़ा था, राउंड राउंड और येलो पढ़ा था, तो उन्होंने क्या देखा, राउंड के साथ कभी रिंकल भी चला जा रहा था, यस ठीक मैम। है ना, राउंड के साथ, है ना, राउंड रिंकल बोल रही हूँ, राउंड के साथ तो कभी क्या चला जा रहा था, ग्रीन चला जा रहा था, राउंड के साथ येलो जाना था, क्योंकि एक में क्या था, जो प्लांट राउंड सीड दे रहा था, जो प्लांट आपका, ठीक है, ये अगर प्लांट है, इस प्लांट में कैसे सीड है बच्चे, राउंड है, ठीक है, राउंड है और कैसा है, येलो है। लेकिन जो बच्चे पैदा हुए, जो इससे जो ट्रेट निकला, उसमें इन्होंने क्या देखा कि भाई ये कैसा है, राउंड तो है, रिंकल। राउंड तो है, राउंड रिंकल। तो है, बट ये ग्रीन हो गया, यस मैम। राउंड तो है बट ये ग्रीन हो गया, तो ये ऐसा कैसे हो गया? तो इन्होंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर जाएगा तो बाकी कैरेक्टर भी जाएंगे, जैसे फादर का अगर एक कैरेक्टर जा रहा है तो सारे के सारे कैरेक्टर जाएं, कोई जरूरी नहीं। अगर मान लो कि XX जीन है, देखो इसी की वजह से ऐसा होता है ना, अगर XX जीन है, अगर हमेशा XX जीन दोनों पेयर में जाते तो क्या होता, तो लड़कियां लड़कियां पैदा होती, यस मैम। है ना। यस मैम। दोनों कैरेक्टर नहीं जाते हमेशा, इन्होंने यही बताया, दोनों दोनों कैरेक्टर, दोनों एलील एक साथ नहीं जाते, वो सेग्रीगेट हो जाते। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया यहाँ से, मैम। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया कि वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा है मियोसिस में। मियोसिस में यस आपका मैम। जो मियोसिस 2 होता है, दोनों अलग हो जाते हैं ना, दोनों अलग हो जाते हैं। ये जो आया, ये मैंने बताया था ना, एक मदर का एक फादर का। यस मैम। मियोसिस में क्या जाता है बच्चे, ये सिंगल जाता है, या तो मदर का जाएगा या तो किसका जाएगा, फादर का जाएगा, ठीक है। तो एग के पास या तो मदर का है या फादर का है, ऐसे इस टाइप से आता है ना, ठीक है। या स्पर्म के पास या तो ये वाला है या तो ये वाला है, समझ गए। तो इन्होंने बोला, मेरी आवाज आ रही है सबको, यस मैम। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये अलग अलग हो जाते हैं, तो इनको नहीं पता था उस टर्म को क्या नाम देना, तो इन्होंने क्या बोला था उसको, फैक्टर। फैक्टर। इन्होंने बोला कि कुछ फैक्टर हैं जो एक साथ नहीं जाएंगे। अगर अगर मेरा रंग फेयर है, ठीक है, अगर मेरा रंग फेयर है, मैं लड़की हूँ, ठीक है, या फिर मेरे हेयर का रंग ब्लैक है, मेरी आईज का कलर ब्राउन है, तो सारे के सारे कैरेक्टर मेरे बच्चे में नहीं जाएंगे, वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। वो किसी के भी साथ पेयर कर सकते हैं, फादर के किसी भी अदर कैरेक्टर के साथ पेयर कर सकते हैं, समझ गए। तो इसी की वजह से ये हमारा जो मेल जो पैदा होता है, इसी वजह से होता है ना, एक का X चला जाता है, दूसरे का Y चला जाता है, समझ गए, ठीक है। यस मैम। तो देखो यहाँ पे ये छोटी सी बात से आपको समझ में आया क्या, कि डोमिनेंट, फिर सेग्रीगेशन, और दूसरा क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये भाई इंडिपेंडेंट है किसी के भी साथ, ये अलील अलील ए इंडिपेंडेंट है, अलील मतलब कोई जरूरी नहीं अलील ए अलील बी के ही साथ जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है कि वो किसी भी कैरेक्टर के साथ जा सकता है। एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दोनों हाँ, इंडिपेंडेंट। एक दूसरे को, दोनों इंडिपेंडेंट है। इज दिस क्लियर? ठीक, यस मैम। ओके। तो अब देखो 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर इन्होंने अपनी मतलब एक ऐसा वहीं पे मॉन्टेसरी में ही एक था क्या, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट करके एक वो थी, जैसे एनजीओ टाइप ही एक सोसाइटी थी, उसको ज्वाइन किया, जहाँ पे वो क्या करते थे कि जो लोग हैं, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करते थे, उनके स्टडीज को रखते थे और उनके स्टडीज को पब्लिश करते थे। तो इन्होंने उसको ज्वाइन किया, उसके बाद इन्होंने अपनी भाई स्टडीज वगैरह पब्लिश करवाई। फिर एक बार क्या हुआ कि आपने देखा होगा कुछ मूवीज में कि जो साइंटिस्ट होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर के आते हैं और बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं बैठे हुए, फिर वो या तो क्रिटिसाइज करते हैं या फेवर करते हैं, ठीक है। तो वैसे करके वो इसी टाइप का कुछ था, ठीक है। वो गए, वो शो में गए थे, वो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा, तो सबने बोला क्या बकवास कर रहा है, है ना, ऐसा थोड़ी कुछ होता है,
है ना, और इसको कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन सी चीज है जो जा रही है, क्या है, ये बस बोल रहे थे कि कुछ चीज है जो जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब ये एक्चुअली उसको एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी अच्छे से। ठीक है, तो ये बेचारे बिल्कुल अंधेरे में गुमनामी जिंदगी जी रहे थे, इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, इनके वर्क के 37 ईयर बाद, बच्चे 37 ईयर्स मायने रखता है। यस मैम। आप 2 दिन काम करते हो तो आपको लगता है आपको उसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए, 1 साल काम करते हो तो आपको लगता है उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। 37 ईयर्स तक ये बिल्कुल अंधेरे गुमनाम में रहे। फिर क्या हुआ, 37 ईयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट आए। ठीक है, कार्ल आए, ह्यूगो डेवराइस आए। ठीक है, फिर एक आंस्ट थे, या एक और नाम है। ठीक है, 3 लोग आए, इन्होंने ना इसी तरह की स्टडीज की, इनका भी इंटरेस्ट इसी में था कि भाई ये कैरेक्टर कैसे जाते हैं माँ से बच्चों में, कैरेक्टर कैसे जाते हैं, कैसे ब्लड ग्रुप इस तरह से जाता है, कैसे माँ बाप अगर ए बी है तो बच्चा ओ हो गया, माँ बाप का डार्क कॉम्प्लेक्शन है बच्चा गोरा कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें दिमाग में आती थी। देखो, अगर अगर ये नहीं आता ना, ये हेरिडिटी वगैरह या मेंडल की खोज नहीं आती, तो अभी पता है कितने घरों में लड़ाइयां हो गई होती। हाँ, कि अरे यस। भाई हम तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले, बच्चा कैसे हो गया है ना, है ना, हमारा तो रंग ऐसा है, बच्चा कैसे गोरा निकल गया। हाँ, होता ना, तो कितनी लड़ाइयां बचा दी, कितनी लड़ाइयां बचा दी मेंडल ने, कितनी लड़ाइयां बचा दी। तो 37 ईयर्स के बाद जब ये लोग स्टडी कर रहे थे, और इन लोगों ने थोड़ी स्टडी की, और इन लोगों ने जाके बताया कि हमने ऐसा कुछ डिस्कवर किया है, मतलब कर तो रहे थे अलग अलग जगह पे। फिर जब सेम चीज आई तो पता चला कि ये तो पहले ही किसी ने खोज रखा है भाई, जो तुम बता रहे हो ना अभी, ये पहले ही हो चुका है। फिर पता चला, फिर उनके जर्नल को खोजा गया, फिर निकाला गया, फिर उस पे मतलब बहुत लोगों ने स्टडी की, फिर पता चला कि भाई मतलब देखो, इनकी स्टोरी से यही पता चलता है कि सूनर और लेटर योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, है ना। यस मैम। कभी ना कभी आपके हार्ड वर्क को, जैसे अब है ना, जैसे आप देखते होगे कि टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, एक दिन सडन से वायरल हो गए, है ना। तो वही बात है, वही बात है। लेकिन आजकल तो जल्दी हो जाता है, इनका लाइफ तो बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, है ना। इनको बिल्कुल रिकॉग्निशन ही नहीं मिली, और इस बीच में इन्होंने सिर्फ पाइसम सटाइवम में नहीं, फिर उसके बाद जब डार्विन ने बोला तो डार्विन के कहने पे इन्होंने अलग अलग इस पे भी किया, हनी बी वगैरह में भी किया। ठीक है, यस मैम। ठीक है, आई होप कि स्टोरी अच्छी लगी होगी आपको। अब थोड़ा सा, अब आप इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा कि हाँ भाई पढ़ना है इस चैप्टर को, है ना। यस मैम। हम्म, चलो, अच्छा, मुझे अब बता दो जल्दी से, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैम मैम 7। सीड कलर शेप था, फ्लावर कलर था, मैम कलर, पॉट शेप और सीड कलर था उसका, और फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा था भाई, हाइट, हाइट। स्टेम हाइट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टेम हाइट। और आपका जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 12th का, उसमें भी पूछेगा व्हाट आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उसको पूरा बताओ अच्छे से। ठीक है, कौन डोमिनेंट था और कौन रिसेसिव था। स्टेम कैरेक्टर, स्टेम हाइट हो गया। उसके बाद फ्लावर कलर। मैम फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर का अगर हम कलर पढ़ रहे हैं तो साथ में क्या पढ़ेंगे, फ्लावर की पोजीशन, पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन। ठीक है, उसके बाद बताओ, मैम पॉट शेप एंड कलर। पॉड शेप। ठीक है, फिर पॉड का कलर। पॉट कलर। हाँ, फिर सीड। सीड मैम कलर। सीड शेप एंड कलर। हाँ, सीड कलर। शीट का शेप एंड शीट की कलर। ठीक है, सीड कलर। ओके, अब इसमें आगे चल के हमने क्या पढ़ा था, स्टेम हाइट में क्या हो सकता है बच्चे, मैम टॉल। ड्वार्फ। ठीक है, टॉल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ड्वार्फ। ड्वार्फ सकता है। ठीक है, इससे तो पुराना याराना है आप लोगों का, है ना। यस मैम। हम्म, ठीक है, अगर मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो ये क्या कहलाएगा, मैम टॉल। ये भी क्या कहलाएगा, टॉल। टॉल। कहलाएगा, क्योंकि अगर सिंगल भी कैपिटल है तो वो क्या कहलाएगा, टॉल ही कहलाएगा। ठीक है, डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर कहलाएगा, मतलब सिंगल एलील भी अगर डोमिनेंट वाला है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा।
ठीक है, फ्लावर कलर में मैम Red- वॉयलेट एंड वाइट। यस, वायलेट एंड वाइट। ठीक है, अब पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल। यस, एक्सियल टर्मिनल। ठीक है, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड मैम इम्प्लांटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। ऐसे ही आप लोगों को लिखना होगा एग्जाम में। ठीक है, पॉड कलर में मैम ग्रीन एंड येलो। मैम ग्रीन एंड येलो। शीट शेप में मैम राउंड एंड रिंकल्ड। यस, राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके मैम। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे चल के। क्या मैं आज ही से पढ़ाना स्टार्ट कर दूं या मैं कल के लेक्चर से स्टार्टिंग से शुरू करूं उनके सारे लॉज? यस मैम, आप कल मैम कल से स्टार्ट करना क्योंकि आज मैम कल से स्टार्ट कर देना। हाँ, क्योंकि फिर छूट मैम जाएगा कल ना से आधा स्टार्ट में। करना। यस मैम। ठीक है, तो मीन वाइल अब जब जितना टाइम बचा है आप लोगों का कोई भी डाउट है जो भी मैंने पढ़ाया है उससे तो आप एक बार मुझे स्लाइड दिखा दो। बता सकते हैं। ठीक है।